नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शिक्षाविद केडी में आप सभी लोगों का। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। चलते हैं, आज हम यूपी टेट का 2013 का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होना चाहिए? तो आस्तीन का सांप जो है वो कपटी मित्र के लिए एक मुहावरे के तौर पर काम कर रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्रिय। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा प प्लस अन जो है ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया यूपी टेट, सी टेट और अदर एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, पुनः प्लस जन्म। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। 35वां प्रश्न हमारे सामने है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि लगी हुई है? तो इत्यादि शब्द में यण संधि का यूज किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। नाक रगड़ने का क्या अर्थ होता है? तो नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मूलन का मतलब होता है उजाड़ना, उसका रोपण कर देना। ऑप्शन नंबर सी में उसका विलोम हो जाएगा। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? अगला प्रश्न हमारा यही बनता है। तो बीज वपन काल कहा गया है आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है वो घनानंद द्वारा दी गई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया यूपी टेट के एग्जाम में। कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? तो कालिंदी का पर्यायवाची जो होता है वो यमुना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए। 41वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 42वां प्रश्न, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ने का इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, सिर मुड़ाते ही ओढ़े पड़ना जो है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ने का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 43 क्वेश्चन है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा। कई बार पूछा गया है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दशरथ सुतत्यु लोक बखाना, राम नाम का मरण है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है कवि हैं कबीर दास जी, इनके द्वारा लिखित ये रचना है, याद रखिएगा इसको। हिंदी का पहला पत्र जो है वो किसको कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। उद्दंड मार्तंड को जो है ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, इसको पहला पत्र कहा जाता है हिंदी का। अगला प्रश्न हमारे सामने 46वां, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है वो रामचंद्र द्वारा लिखा गया एक निबंध संग्रह है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे करेक्ट आंसर। 47वां प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1893 मीन्स 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। 48वां प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की जो है वो प्रेम सागर एक प्रमुख रचनाओं में से एक मानी गई है और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। 48वां प्रश्न हो चुका है हमारा। 49वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं, याद रखिएगा। संज्ञा से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। 50वां प्रश्न हमारे सामने है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किस के आधार पर किया जाता है? तो ये क्रिया के आधार पर हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 51वां, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल मिलाकर के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा इनको। अगर व्याकरण से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, हर एक टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। 52वां क्वेश्चन है, खा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो याद रखिएगा कचट तपा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कंठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, छ वर्ण किसके योग से बना है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का प्लस सा। ऐसे जो शब्द हैं वो वर्ण जो है वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी को ढूंढना है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी में अप्रश्चितता सही तरीके से लिखा है, इसको आप लिख लिख करके याद कीजिएगा, तब जा करके शुद्ध वर्तनी आपकी सही हो पाएगी। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग जो होगा कवित्री हो जाएगा, याद रखिएगा इसको भी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 56वां क्वेश्चन है तरणी का पर्यायवाची क्या होगा, तो तरणी का पर्यायवाची होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए में आपको तरणी का पर्यायवाची मिल जाएगा सूर्य, इसका राइट आंसर। 57वां प्रश्न है मीन का पर्यायवाची, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मृत्स्य, जिसको मछली कहा जाता है, उसका पर्यायवाची हो जाता है मृत्स्य। 58वां प्रश्न हमारे सामने है, दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द ढूंढ के निकालना है आपको। तो भार्या जो है वो हमारा बाकी सभी से अलग है, क्योंकि बाकी सभी का अर्थ एक जैसा है। भार्या जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 59वां प्रश्न है अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा, तो अनुपम मतलब अनोखा, मतलब अद्वितीय, उसके समान दूसरा कोई ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न हमारा है कान का कच्चा होने का क्या अर्थ होता है, तो मुहावरे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इसमें, तो सुनी बात पर विश्वास कर लेने का अर्थ होता है कान का कच्चा। कान का कच्चा जो है एक मुहावरा है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।